तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज हम आ चुके हैं ध्रुव राठी के न्यू वीडियो को लेकर के, जिसका नाम है रियलिटी ऑफ इंडियाज डिलीवरी वर्कर्स एंड कैब ड्राइवर्स। तो आई डोंट हैव मच आइडिया अबाउट कैब ड्राइवर्स, बट मेरे को थोड़ा सा आइडिया है इंडियन डिलीवरी वर्कर्स के बारे में। लाइक जोमेटो के बारे में आपने देखा होगा, कुछ वीडियोस आते रहते कि जोमेटो ने मेरे को लाइक मेरी जो क्या बोलते हैं लाइसेंस ख़त्म कर दिया है। उसके अलावा उनकी जो पे स्केल है पड़ी वो बहुत ही कम होती है, मिनिमल होती है, बहुत ही 20-20 30-30 रुपये कुछ होती है। वो सब देखने को मिला है हमको काफ़ी बार। तो इसमें देखते हैं ध्रुव ने क्या कवर करा है। बिना किसी देरी के जंप करेंगे, लेट्स गो। नमस्कार दोस्तों, चाहे बाहर 45 डिग्री की तपती गर्मी हो या तेज बारिश की वजह से पानी भर गया हो, चाहे आंधी चल रही हो या पोल्यूशन ज्यादा हो, चाहे दिन हो या रात हो, आज इस कन्वीनियंस के जमाने में हमें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम हमेशा अपने घर के कंफर्ट से जो चाहे वो ऑर्डर करके मंगा सकते हैं, सिर्फ एक स्मार्टफोन ऐप के जरिए। लेकिन क्या कभी आपने उन अनजान लोगों के बारे में सोचा है जो ये काम करते हैं? कभी चीजों को उनके पर्सपेक्टिव से सोचकर देखा है? ऐसे लोगों को गिग वर्कर्स बुलाया जाता है। नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के एक सर्वे के अनुसार ऑन एवरेज एक गिग वर्कर हमारे देश में 69.3 आवर्स काम करता है एक हफ्ते में। ये ऐसा हो गया कि मान लो हफ्ते में आप 7 दिन काम कर रहे हो, ऑलमोस्ट 10 घंटों के लिए, और कोई संडे की छुट्टी भी ना मिलती हो। फॉर कंपैरिजन, इसी सर्वे में बाकी वर्कर्स की एवरेज है 56 आवर्स पर वीक। हमारे सीनियर हमें कोरियर तो दे देते हैं, उनकी हेडेक सारी हम पे आ जाती है। कम से कम 8 घंटे से लेकर 12 घंटे के बीच में हमें बाइक चलानी पड़ती है। एक एवरेज गिग वर्कर जितने घंटे काम करता है, जितना क्वालिफाइड है और जितने कम पैसे कमाता है, इतनी बुरी हालत शायद ही किसी और वर्कर की है हमारे शहर। ऑल्सो दैट्स अ बिग रिस्क ऑन देयर लाइफ टू, बट आई फील, क्योंकि सड़कों पे चलते रहना अपनी लाइक टाइमिंग का बहुत इशू होता है कि इतनी जल्दी पहुंचाना है, उसमें स्पीड पकड़ना पड़ता है, बहुत इश्यूज होते हैं। और उसके बाद भी दौड़ते रहना बहुत टफ काम है। और ये मैं पर्सनल लेवल पे एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। मैं डिलीवरी वर्कर कैब ड्राइवर तो नहीं था, बट मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब कर चुका हूँ 2 साल। तो उसमें भी मेरे को डेली बेसिस पे डॉक्टर्स के पास जाना रहता था। उनकी टाइमिंग्स फिक्स होती थी कि इस टाइम पे ही हम मिलेंगे एमआर से, तो उस पॉइंट पे भी मेरे को भागना पड़ता था। तो आई हैव अ नॉट एग्जैक्ट आइडिया, बट आई हैव आइडिया कि इनको कैसा फील होता होगा, कि कितना रिस्की काम है पड़ा इनको, और उसके हिसाब से उनको सैलरी भी नहीं मिलती। मेरे को तो एटलीस्ट चलो ठीक ठाक सैलरी मिल जाती थी, इनको नहीं मिलती उतनी। कमाल की बात यह है कि एक एवरेज गिग वर्कर की क्वालिफिकेशंस बेहतर हैं बाकी और वर्कर से कंपेयर किया जाए तो, लेकिन एट द सेम टाइम 75% गिग वर्कर्स हमारे देश में फाइनेंशियल डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं। ऑन एवरेज सिर्फ 18,000 रुपए महीने के ये कमाते हैं इतना काम करके। आज के इस वीडियो में आइए दोस्तों इस गिग वर्कर प्रोफेशन को गहराई से समझते हैं। ये जो गिग शब्द है दोस्तों, GIG, इसका मतलब होता है एक टेम्पररी जॉब या फिर एक परफॉर्मेंस एक्ट। अभी के ये गिग वर्कर्स के पॉपुलर होने से पहले यूजुअली म्यूजिशियंस और कॉमेडियंस इसका इस्तेमाल किया करते थे, क्योंकि इन पर ये बात पे परफॉर्मिंग आर्टिस्ट की जॉब ऐसी होती है कि इन्हें कोई रेगुलर सैलरी नहीं मिलती। इन्हें इंडिविजुअल एक्ट्स के पैसे मिलते हैं। किसी कॉमेडियन ने जाकर कहीं कॉर्पोरेट कंपनी में एक शो कर दिया तो इन्हें कुणाल कामरा की पिक क्यों लगाई? दैट्स अ क्वेश्चन। उसके लिए एक गिग हो गई जिसके लिए उसे पैसे मिले। सबसे पहली बार इस गिग शब्द का इस्तेमाल एक टेम्पररी पेड जॉब के लिए किया गया था साल 1952 में, जब एक इन्फ्लुएंशियल ऑथर जैक केरुएक ने एक आर्टिकल लिखा था कैसे उन्हें रेल रोड में ब्रेकमैन के तौर पर काम करने के लिए एक गिग मिली थी। आज के दिन फ्रीलांस काम को भी इसी कैटेगरी के अंदर डाला जाता है, और पिछले 10 सालों में, इनफैक्ट पिछले 4 सालों में कोविड के बाद से एक जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है गिग इकोनॉमी में। अब वैसे तो गिग इकोनॉमी को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक है सर्विस बेस्ड गिग्स और दूसरी है नॉलेज बेस्ड गिग्स। सर्विस में आ गए लो टू सेमी स्किल्ड वर्कर्स जैसे कि डिलीवरी एजेंट्स, और नॉलेज में आ गई हाई स्किल्ड जॉब्स जैसे कि कंसल्टेंट्स और डेटा साइंटिस्ट। सर्विस वालों को ब्लू कॉलर गिग वर्कर्स भी कहा जाता है और नॉलेज वालों को व्हाइट कॉलर गिग वर्कर्स भी कहा जाता है। लेकिन यूजुअली जब भी गिग वर्कर्स की बात करी जाती है, यहां पर फर्स्ट कैटेगरी को ही रेफर किया जाता है। वो लोग जो उबर, ओला, जोमेटो, स्विगी, अर्बन कंपनी, पोर्टर, जेप्टो जैसी कंपनीज के लिए काम कर रहे हैं, जिनके काम डेस्क जॉब से हटकर हैं, और वो लोग जो इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की सर्विसेज को असली में डिलीवर करने का काम कर रहे हैं।
अब थियोरेटिकली अगर हम देखें नॉर्मल जॉब्स के कंपैरिजन में इस गिग इकोनॉमी के काफी सारे फायदे हैं दोनों एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर्स के लिए। इन कंपनीज के लिए एम्प्लॉयर्स के लिए क्या फायदा है, जब मर्जी हायर करो एम्प्लॉयज को, जब मर्जी फायर करो, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है एम्प्लॉय के साथ। अगर कोई पसंद आया तो उसे इमीडिएटली हटाया जा सकता है जॉब से, और अगर कोई पसंद आ रहा है तो इमीडिएटली उसे हायर भी किया जा सकता है। और दूसरी तरफ एम्प्लॉयज को मिलती है फ्लेक्सिबिलिटी, जब वो चाहे तब काम करें, जिस कंपनी के लिए चाहे उसी कंपनी के लिए काम करें, किसी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं, वर्क फ्रॉम एनीवेयर। एक नौकरी पसंद नहीं आ रही तो उस नौकरी को छोड़ो, दूसरी नौकरी ढूंढ लो। साथ साथ मल्टीपल कंपनीज के लिए काम करना है वो भी पॉसिबल है, एक्स्ट्रा पैसे कमाए जा सकते हैं। और ऊपर से अगर आपकी कोई मेन जॉब है आप इसे साइड जॉब की तरह कर सकते हो, एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री इनकम कमाने के लिए। चारों तरफ फायदे ही फायदे हैं। सब कुछ सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आप पूछोगे फिर प्रॉब्लम क्या है? बट आई फील फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम ऑफ लाइफ रिस्क, एक्सीडेंट्स होने का बहुत चांस होता है, और इनका कोई ऑफिशियल लेटर नहीं आता है, लेटर ऑफ जॉब का ऑफर का नहीं आता है, तो उसके कारण इनका वो क्या बोलते हैं उसको, अरे यार मेरे दिमाग भाई हद हो गया यार, बीमा, इनका कोई बीमा नहीं हो रखा होता है हेल्थ का, तो वो रिस्क रहता है। सेकेंडली कस्टमर का जो ट्रीटमेंट है बड़ा वो हर कस्टमर का अलग अलग रहता है, कोई गुस्सेल होता है, कोई हरामी सुअर का पिल्ला होता है, कोई घटिया होता है, कोई अच्छा भी होता है जो टिप भी देता है, कोई ऐसा होता है जो पैसे देने से इनकार कर देता है, और मिडल मैन यही होते हैं तो यही फंसते हैं। उसके अलावा गलती करते हैं ऑर्डर बनाने वाले, भुगतता है डिलीवरी करने वाला, बहुत इश्यूज हैं। प्रॉब्लम यह है कि ये सारे फायदे बस थ्योरेटिकली हैं, असलियत में प्रैक्टिकली देखा जाए तो हालात बहुत खराब है। नीति आयोग की 2022 की रिपोर्ट इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी को अगर हम देखें तो कोविड पैंडेमिक के आने से पहले देश में करीब 30 लाख गिग वर्कर्स थे, लेकिन यही नंबर 2021 में 77 लाख तक पहुंच गया। और इस सेक्टर में इतनी ग्रोथ एक्सपेक्ट करी जा रही है कि 2030 तक ये नंबर 2.35 करोड़ पर पहुंच जाएगा। ऑक्सफोर्ड इंटरनेट इंस्टीट्यूट का ऑनलाइन लेबर इंडेक्स हमें बताता है कि इंडिया का ऑनलाइन लेबर मार्केट शेयर 24% पर है, यानी कि इंडिया नंबर 1 देश है दुनिया में इस मामले में। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि ज्यादातर लोग हमारे देश में गिग इकोनॉमी को सप्लीमेंट्री एक्स्ट्रा इनकम के तौर पे नहीं बल्कि अपनी मेन जॉब के तौर पर देख रहे हैं। इनफैक्ट इप्सोस रिसर्च के 2024 के सर्वे के अनुसार देश में 88% गिग वर्कर्स के लिए गिग वर्क उनका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है। और दूसरी तरफ इस नंबर को देखिए, फ्लोरिश वेंचर्स की सितंबर 2020 की रिसर्च, लॉकडाउन के 6 महीने बाद 90% गिग वर्कर्स ने कहा कि कैसे उनकी तनख्वाह नीचे चली गई है। 47% गिग वर्कर्स उस समय पर अपना खर्चा भी नहीं चला पा रहे थे बिना बोरो करे पैसे को। कोविड के समय पर इन लोगों को हम अक्सर कोविड वॉरियर्स, फ्रंटलाइन वॉरियर्स या लाइफलाइंस करके पुकारते थे, लेकिन ज्यादातर लोग इस प्रोफेशन में मजबूरी की वजह से आए। द लॉजिकल इंडियन ने एक करण सिंह नाम के गिग वर्कर की कहानी कवर करी थी। करण दिल्ली में पश्चिम बिहार के इलाके में रहते थे और कंस्ट्रक्शन का काम करते थे। जब कोविड की वजह से कंस्ट्रक्शन के काम पर रोक लगा दी गई तो इनके लिए कोई खाना पानी, राशन का जरिया नहीं बचा। इनकी 2 बेटियां थी और एक बीवी थी, और घर चलाने के लिए जो बर्डन था वो बढ़ता जा रहा था। फिर इनके एक दोस्त ने इन्हें गिग वर्क के बारे में बताया और इन्होंने फैसला किया कि अपनी आखिरी बची हुई सेविंग्स का इस्तेमाल करेंगे एक सेकेंड हैंड स्कूटर लीज पर लेने में, और ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए डिलीवरी पार्टनर बन गए। फ्रंट लाइन वर्कर होने का मतलब था कि ये एसेंशियल गुड्स को डिलीवर करते रह सकते थे कोविड लॉकडाउन के दौरान, लेकिन देखते ही ये उनका मेन पेशा बन गया और आज ये एक बाइक टैक्सी सर्विस प्लेटफॉर्म में काम करते हैं। ऐसी कहानियों की भरमार है हमारे देश में दोस्तों, जहां पर गिग इकोनॉमी ने लोगों के रोजगार को बचा लिया। आज के दिन ये कंपनीज अपने गिग वर्कर्स को अलग अलग नामों से बुलाती है। कोई बाइक टैक्सी वाली कंपनी है, कैप्टन शब्द का इस्तेमाल करती है, कोई इन्हें एक्सपर्ट बुलाता है, लेकिन ज्यादातर कंपनीज इन्हें पार्टनर का नाम देती है। अब आमतौर पर किसी बिजनेस में अगर पार्टनर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है तो इसका मतलब होता है कि कोई इंसान आपके साथ भागीदारी करेगा, आपके साथ काम करेगा, जो भी प्रॉफिट और लॉस। बट वट आई फील कंपनियां रिस्पेक्ट दे भी दे, बट अगर तुम बात करो ना लोकल रेस्टोरेंट्स की, लोकल किसी भी शॉप की, कन्फेक्शनरी शॉप की, बेकरी शॉप की, किसी की भी बात करें ना, उनका ट्रीटमेंट आई डोंट थिंक उतना अच्छा होता है इनकी साइड पे। और ऑन द अदर नोट कस्टमर्स भी बहुत ऐसे तुमने देखे होंगे जिन्होंने पैसा ना देना पड़े इसलिए फालतू का केस ठोका उस आदमी पे, उस बेचारे की ज़िंदगी ख़राब कर दी। उसके अलावा कितने सारों के जोमेटो खुद लाइसेंस रद्द कर देता है जस्ट बिकॉज किसी और ने कुछ बोल दिया उसके बारे में, और ग्राउंड लेवल की रियलिटी कोई चेक नहीं करता है, डायरेक्ट इनको बुरा ट्रीट करा जाता है। और ये कंप्लीट नेशन के माइंडसेट को सुधारने की जरूरत है कि दे आर ऑल्सो ह्यूमंस, और अगर वो तुम्हारा फूड तुम्हारे तक सेफली पहुंचा रहे हैं तो वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। देश में
पानी पिलाना, खाना खिलाना बहुत रिस्पेक्टफुल बात है बड़ी। इस बात को साइड पे रखो कि तुम उसको पैसा दे रहे हो, तो पैसा तुम उसको नहीं दे रहे हो, तुम उसको उसकी सर्विस का पैसा दे रहे हो, खाने का पैसा तुम रेस्टोरेंट को ही दे रहे हो। तो उसको इस तरह से ट्रीट करो कि वो तुम्हारे लिए जाके खाना लेके तुम्हारे तक लेके आ रहा है। वो बहुत बड़ी बात है और बहुत पुण्य का काम भी है। प्लस वट आई डिड, लाइक आई एम नॉट दैट मच रिच, तो अगर मैं जोमेटो वगैरह से ऑर्डर मंगाता हूँ, और मैं यूँ नहीं कह रहा कि मैं बहुत अच्छा हूँ, हर बार ऐसा नहीं होता है, कुछ कुछ केसेस में होता है। लाइक ऑर्डर मैंने अगर मान लो सपोज कर लो 160 का 170 का मंगा लिया, तो मैं 200 का दे के आ जाता हूँ कि एटलीस्ट मैं अपनी तरफ से वो पार्ट कर दूँ। नॉट इन एवरी केस, अगर 200 का ही सामान मंगवाया तो मैं 200 रुपये ही दे के आता हूँ, तब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, तब मैं इतना ज़्यादा थॉट प्रोसीजर नहीं रखता अपना कि हाँ वो बेचारे को पैसे देने चाहिए, वो उतना मैं थॉट नहीं रखता। बट अगर इन केस ऐसा हो कि वो कीप द चेंज वाली सिचुएशन हो तो मैं दे देता हूँ। होंगे उन्हें शेयर किया जाएगा। लेकिन क्या गिग वर्कर्स के लिए ऐसा कुछ भी होता है? गिग वर्कर्स को काम करने के लिए जो स्कूटर या बाइक खरीदनी होती है वो खुद के पैसे से खरीदनी होती है। पेट्रोल का जो खर्चा आएगा अपनी जेब से भरना होता है। यहाँ उबर ओला ड्राइवर्स का एक बड़ा क्लासिक एग्जांपल है। मान लो किसी टैक्सी ड्राइवर ने आपको एक जगह पर ड्रॉप किया है और उस लोकेशन पर उसे कोई और राइड नहीं मिल पाती। राइड ढूंढने के लिए उसे 15-20 किलोमीटर दूर ट्रैवल करना पड़ता है किसी हॉट स्पॉट में। तो उस 15-20 किलोमीटर चलने के लिए उसे जो पेट्रोल का खर्चा आया, क्या कंपनी उसका 50% पे करती है? बिल्कुल भी नहीं पे करती। अगर मान लो मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरा 100 रुपये का पेट्रोल चला, अगर ऑर्डर नहीं भरा तो उसका 50 रुपये कौन देगा? कंपनी देनी चाहिए ना, पार्टनर तो मतलब वही है। तो सवाल यही उठता है कि ये कैसी पार्टनरशिप हुई? असलियत में दोस्तों पार्टनर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है ताकि कोई लीगल प्रॉब्लम्स ना हो इन कंपनीज के लिए। अगर वो कंपनीज इन्हें एम्प्लॉयज करके बुलाने लग गई तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन कंपनीज के ऊपर आ जाएंगी। इनके हेल्थ इंश्योरेंस का ध्यान रखना होगा। अगर कोई वर्क रिलेटेड एज आई सेड सबसे पहले मैंने यही बोला था, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं दे पाते हैं, एक्सीडेंटल लायबिलिटीज़ नहीं दे पाते, ये कुछ भी नहीं दे पाते हैं। चलो वो ना भी दो, टोटली अंडरस्टैंडिंग। बट ओला उबर जैसे जो ऐप है पड़ा, उसमें तो आम जनता को उनकी लोकेशन पता रहती है कैब वालों की, तो ऐप के ओनर को क्यों नहीं पता रहेगी? ऐप को चलाने वालों को क्यों नहीं पता रहेगी? दे कैन ईजिली क्लैरिफाई कि वो बंदा टाइम वेस्ट करने के लिए गाड़ी घुमा रहा है या फिर वो कस्टमर ढूंढने के लिए गाड़ी घुमा रहा है, और उसके अकॉर्डिंग उसको 50% मिलना चाहिए। और वो 50% टोटली जायज़ है पड़ा, उस बंदे ने 100% नहीं कहा है, टोटली वजह भी है पड़ा। अगर तुम कैब चलाने वाले से अगर तुम 60% 70% ले रहे हो या फिर 40% भी ले रहे हो, तो जब वो एक जगह से दूसरी जगह ढूंढने जा रहा है तब भी उसको उतना परसेंटेज दो। अगर तुम लेने में भरोसा रखते हो तो देने में भी भरोसा रखो। एक्सीडेंट हो जाता है उसकी लायबिलिटी कंपनी के ऊपर आएगी। टैक्स और एक मिनिमम वेज देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मिनिमम वेज तो होता ही नहीं। To this US Open office plan. Miller just lobbed a message way over Jones. आ जाएगी। मिनिमम वेज आई ऑल्सो अंडरस्टैंड इसमें हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अगर मिनिमम वेज मिलने लगा तो लोग दिल से काम नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि सारे कैब ड्राइवर भी बहुत ज़्यादा ईमानदार है, वो भी नहीं होता है। बट येस, इट्स अ रियलिटी कि उनकी अर्निंग बहुत कम है। लेकिन ऑक्सफोर्ड इंटरनेट इंस्टीट्यूट के फेयर वर्क रिसर्च प्रोजेक्ट 2022 के अनुसार 11 इंडियन प्लेटफॉर्म्स को इन्होंने स्टडी किया था और इनमें से एक प्लेटफॉर्म भी सबूत नहीं दे पाया कि इनके गिग वर्कर्स को एटलीस्ट लोकल लिविंग वेज मिलती हो सारी वर्क रिलेटेड कॉस्ट कवर करने के बाद। सेंटर फॉर लेबर स्टडीज एट द नेशनल लॉ स्कूल बेंगलुरु और मॉन्टफोर्ट सोशल इंस्टीट्यूट ने साथ में मिलकर एक स्टडी करी जिसमें इन्होंने ओला और उबर के टैक्सी ड्राइवर्स को देखा हैदराबाद में। इन्होंने एक बड़ी शॉकिंग चीज पाई कि जितना भी पैसा एक ड्राइवर कमाता है एक दिन का काम करने के बाद, ऑन एवरेज 40% उस कमाई का सिर्फ पेट्रोल और डीजल पर ही खर्च हो जाता है। और ज्यादातर ड्राइवर्स 12 से 14 घंटे काम करते हैं ऑन एवरेज एक दिन में। मतलब सारा खर्चा उठाने के बाद इस बढ़ती महंगाई में अगर सिर्फ मिनिमम वेज तक की ही बात बन पा रही है तो यही गिग वर्कर्स एक्स्ट्रा घंटे काम करने लग जाते हैं। नोट करने वाली बात यह भी है कि ये कंपनीज खुद को कैसे डिफाइन करती हैं। ये खुद को टेक एग्रीगेटर या मीडिएटर या फैसिलिटेटर करके पुकारती हैं। कभी भी एम्प्लॉयर शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगी। फिर से लीगल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी कि ये एम्प्लॉयर बन गए और वो एम्प्लॉयज हैं, बहुत सारा खर्चा उठाना पड़ेगा, उनका ध्यान रखना पड़ेगा। इस सब झंझट में नहीं पड़ना, हम तो वही टेक एग्रीगेटर हैं। ब्रो, हियर आई हैव टू क्लैरिफाई दिस थिंग। वो एम्प्लॉयर खुद को बोले ना बोले, बट जिस फील्ड में ये काम कर रहे हो उसमें एम्प्लॉय रखना तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उनका काम ही आम जनता के ऊपर निर्भर करता है। उनका काम वैसा नहीं है कि हाँ
मतलब उनको टारगेट्स नहीं मिलते कि तुमको दिन के 7 से ये हो सकता है कि हाँ आप दिन की मिनिमम सपोज करो कि 50 आपने वो लेने 50 कस्टमर्स को इधर से उधर छोड़ के आना है, उस बेसिस पर अगर सैलरी सेट करी जाती है तो कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि हाँ हो सकता है। बट अगर आप वो सेट नहीं करते हो तो उसके बाद में टोटली कस्टमर पे डिपेंड करता है, कस्टमर वहाँ पे आ रहा है नहीं आ रहा है, वो जा रहा है नहीं जा रहा है, उसके बाद वो सैलरी बेस वो क्रिएट ही नहीं हो सकता, इन प्लेटफॉर्म्स पे नहीं हो सकता, जोमेटो पे नहीं हो सकता, अमेजोन पे नहीं हो सकता, फ्लिपकार्ट पे नहीं हो सकता, और चीज़ों पे भी नहीं हो सकता। वो डिलीवरी वाला जो सा काम है उसमें तो डिलीवरी बेस्ड ही हो सकता है, ओवरऑल कुछ भी कर लो। अमेजोन उस पर हो सकता है, अमेजोन फ्लिपकार्ट पे फिर भी हो सकता है पॉसिबिलिटी है, क्योंकि उनको एक साथ बल्क में सारा दे के भेज दिया जाता है। बट ओला है, उबर है, ये एक एक पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है, ये इंस्टेंटली करने वाला काम है। पड़ा कि हाँ मैंने यहाँ से मैसेज भेजा, 5 मिनट में उसको आना है, मेरे को उठाना है, मेरे को छोड़ के आना है, और उसने पैसे लेने हैं, कुछ परसेंटेज कंपनी को देनी है, कुछ पेट्रोल पे लगेगी, कुछ गाड़ी के ठीक करवाने पे लगेगी, कुछ जाके बचेगा ले दे के जो वो खाएगा। उसमें सैलरी बेस आई डोंट थिंक क्रिएट हो सकता है। ये कंपनीज अक्सर कहती हैं कि इन्होंने मार्केट को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है मिडिलमैन को रास्ते से हटाकर, लेकिन जरा सोचकर देखो दोस्तों, असलियत में इन्होंने किया क्या है कि ये खुद मिडिलमैन बन गए हैं। ये हर राइड, हर डिलीवरी, हर सर्विस का 15 से 25% कमीशन चार्ज करके खुद ही एक टेक बेस्ड मिडिलमैन बन गए। और यहां अगर इन टेक कंपनीज की बात कर ही रहे हैं तो ये भी जान लेना जरूरी है कि इन कंपनीज का सॉफ्टवेयर और इनके एल्गोरिथम्स कैसे और प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं इनके गिग वर्कर्स के लिए। लेकिन इसकी बात करने से पहले मैं आपको आज के वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में बताना चाहूंगा, जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे अगर आप अपनी वेबसाइट का ट्रैफिक या वेबसाइट की रैंकिंग इंप्रूव करना चाहते हो। दैटवेयर एक एसईओ की कंपनी है जो 1000 से ज्यादा प्रोप्राइटरी एआई एल्गोरिथम्स और एडवांस्ड एसईओ टेक्निक्स का इस्तेमाल करती है। ये आपकी मदद करेंगे आपकी वेबसाइट या आपके ब्रांड को टॉप पर रैंक कराने में गूगल सर्च रिजल्ट्स में, ताकि आपका ब्रांड या आपका बिजनेस। यार ये सब जो आई हैव अ क्वेश्चन, जो ये सब करते हैं वो वैसे लोग उधर क्यों नहीं एग्जिस्ट करते गूगल में? जो लोग ये जो स्पैम वाली साइट्स है पड़ी, जिस पे आप क्लिक करो आपके सारे आईडी पासवर्ड चले जाते हैं, वो हैक कर लेते हैं, उन पे क्यों नहीं नजर जा रही है किसी की भी? आई एम नॉट सेइंग दिस, जिसके प्रमोशन कर रहा हूँ उनकी बात नहीं कर रहा मैं, ये बात उठी तो मैं बात करूँगी। लाइक इग्नू आपको पता होगा, इंदिरा गांधी की जो यूनिवर्सिटी है पड़ी जहाँ से डिग्री आती है, मैंने इग्नू से अपनी डिग्री मंगवानी थी, उसके लिए मैंने जस्ट सेकंड साइट पे क्लिक करा। सेकंड साइट पे क्लिक करते ही मेरे पास एक नंबर आया, मैंने उस पर फ़ोन करा और वो बंदा लिटरली फ़ोन करके कह रहा है सर PDF भेज रहा हूँ व्हाट्सएप पे, उसको ओपन करके देखो। एंड जस्ट बिकॉज मैं एक्टिव हूँ इन चीज़ों में, मेरे को एक आइडिया था कि ये लोग PDF नहीं भेजते हैं और व्हाट्सएप के थ्रू तो कॉन्टैक्ट किसी को करते ही नहीं है। तो मैंने उसको बोला कि भैया आज मैं पहला कस्टमर हूँ स्कैम करने के लिए, या मैं 3-4 नंबर बाद आया? और वो बोला नहीं भैया आप पहले ही कस्टमर हो, अभी जा रहा हूँ मैं दूसरे पे करने, बाय। लाइक सेकंड साइट, जस्ट सेकंड साइट पे फेक बंदा बैठा हुआ है लेके, और इग्नू के नाम से। इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और उसके नाम से बैठा है ये बंदा, सोच के देखो तुम। और कोई इसका इलाज नहीं है, ना इग्नू वाले इसके ऊपर कंप्लेंट रेज करते हैं, ना गूगल इसके ऊपर फोकस करता है, ना कोई कुछ इस पे इलाज करते। जस्ट सपोज करो अगर कोई मेरी जगह मेरे एंड से मेरे पापा बात कर रहे होते और मैं देख ही ना रहा होता, मैं वहाँ पे बैठा ना होता, मेरे पापा को इतना आइडिया नहीं है, वो क्लिक कर देते, उनकी सारी बैंक डिटेल, उनकी सारी पर्सनल इन्फो, सारे नंबर्स उसके पास चले जाते, वो 1 सेकंड में पैसा निकाल लेता। पैसा चलो नहीं भी निकालता, वो फोटोज ले लेता फ़ोन में से, जो बाकी फैमिली रिलेटेड हो, कुछ भी प्राइवेसी के अंदर घुस सकता था वो बेसिकली देख। और इस चीज़ का कोई इलाज नहीं है। अगर गूगल ओपन चैलेंज देता है कि हाँ हमारे ये साइट को हैक करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ, जस्ट कंसीडर योरसेल्फ, तुम क्या कर रहे हो उस पॉइंट पे? वहाँ पे स्पैमर्स ओपनली बैठ के स्कैम कर रहे हैं, अपने ओपन नंबर डाल रहे हैं, वो जिस पे उनका गूगल पे तक लिंक्ड है वो डाल रहे हो, और तुमको होश नहीं है उसको हटाने का। ऐसे चल रहा है भाई। और विजिबल बन सके और लोग आपकी वेबसाइट पर आ सके। ये प्रिसाइज ROI ट्रैकिंग भी करते हैं और रियल टाइम इनसाइट्स भी देते हैं, ताकि आप इनके रिजल्ट्स को ट्रैक कर सके और इन्फॉर्म डिसीजंस ले सके। सर्च रिजल्ट्स में अच्छा रैंक किया जाना किसी भी छोटे बिजनेस के लिए एक लॉटरी जैसा है, क्योंकि हजारों नए कस्टमर्स आपकी वेबसाइट पर आ सकते हैं सिर्फ एक गूगल सर्च करके। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप इनकी वेबसाइट thatware.co पर जा सकते हैं, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और वेबसाइट पर जाकर सिंपली अपनी इंक्वायरी ड्रॉप कर सकते हैं। अब टॉपिक पर वापस आते हैं।
घंटे। फ्रंट लाइन ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस कवर किया अंकुर नाम के एक गिग वर्कर का। ये फादर हैं 2 बेटों के। ये 12 से 14 घंटे एक दिन में काम किया करते थे, कम से कम 6 दिन एक हफ्ते में, और काम करते थे ये एक क्लीनर के तौर पे अर्बन कंपनी में। इनका रोज दिल्ली से गुड़गांव आना जाना होता था और एक दिन क्या हुआ कि इनका एक्सीडेंट हो गया। इसकी वजह से उस दिन की जितनी भी और जॉब्स थी, गिग्स थी, उन्होंने कैंसिल कर दी क्योंकि खुद की ट्रीटमेंट करानी थी इन्हें। और अगले दिन जब ये अपना अकाउंट चेक करते हैं तो इन्हें खबर मिलती है कि अर्बन कंपनी ने इनका अकाउंट परमानेंटली ब्लॉक कर दिया है। ये हैरान हो जाते हैं देखकर कि क्या कारण हो सकता है। दैट्स ऑल्सो हैपेंड विद जोमेटो। जोमेटो में भी सेम चीज हुई है, जो मैंने तुमको स्टार्टिंग में बोला था कि एक बंदे का अकाउंट ही डिसेबल कर दिया था इसके पीछे। और जब इन्होंने देखा तो लिखा आता है फॉर कैंसिलिंग मोर देन 5 जॉब्स अ मंथ। 5 दिन की बात नहीं हो रही, यहाँ पर 5 जॉब्स की बात हो रही है। यानी कि इन्होंने 5 गिग्स को कैंसिल कर दिया अपने एक्सीडेंट की वजह से, और उसकी वजह से इनका अकाउंट परमानेंटली ब्लॉक हो गया। बहुत से गिग वर्कर्स ये प्रॉब्लम्स फेस करते हैं कि किसी रैंडम रीजन की वजह से इनके अकाउंट को या इनके आईडी को इन एप्स के द्वारा बैन कर दिया जाता है। इसके पीछे कई सारे रीजंस हो सकते हैं। किसी ने कंपनी को कॉल करके कोई बड़ी कंप्लेन कर दिया आपके खिलाफ, या फिर आपकी रेटिंग्स कम हो गई ऐप पर, या फिर आपने छुट्टियां ज्यादा मार ली। सोचकर देखो दोस्तों, जब मैंने बताया था कि गिग इकोनॉमी के क्या फायदे होते हैं, सबसे बड़ा फायदा एम्प्लॉयज के लिए यह था कि फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। जब वो काम करना चाहें तब वो काम कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे रूल्स वी लिव इन अ कंट्री जहाँ पे हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट जो मैं कोर्स करके बैठा हुआ हूँ, उसमें आई थिंक 2019 में, पता नहीं 20 में एक रूल लागू करा गया था कि 8 घंटे से ज़्यादा बड़ा शिफ्ट नहीं होना चाहिए, और उसी रूल पे मूत के जा रहे हैं होटल इंडस्ट्री वाले और 14 घंटे का शिफ्ट करवा रहे हैं। नॉट फॉर ओनली फॉर एम्प्लॉय, जो ट्रेनी है, उससे मैं ट्रेनी पे था, एज अ ट्रेनी मैंने 14 घंटे काम करा है 800 रुपये महीना लेने के लिए। 14 घंटे मैंने घसी है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे कोई चेक करने वाला नहीं है। ये सिर्फ कागजी जबानी बोली गई बातें हैं और कुछ भी नहीं है। दैट्स अ हार्श रियलिटी ब्रो। 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करना, और इस बात का नोटिस कब का लागू हो चुका है और कोई होश नहीं है, कुछ भी होश नहीं है। तुम दुबई जाके देखो, तुम फॉरेन में जाके देखो। मेरे एक सीनियर हैं फॉरेन में, उन्होंने 8 घंटे से 1 मिनट ऊपर आज तक काम नहीं करा है। 8 घंटे होते ही इंस्टेंट उनको बोल दिया जाता है आपका टाइम अप, आप जाओ, बाकी हम अपने आप देख लेंगे। लाइक इतना ज़्यादा वो माइंडसेट उनके क्लियर है रूल्स को फॉलो करने के लिए। हमारे यहाँ पे कोई रूल ही नहीं है। कोई रूल को पकड़ने आ जाएगा, पैसे देके भगा देंगे ये सुअर के पिल्ले। पूरी जिंदगी इनकी ऐसे निकलेगी। आप जाके पूछो, जो लोग कहते हैं होटल इंडस्ट्री बहुत अच्छी, आप जाके एक बार पूछो कितनी अच्छी, कितने शिफ्ट कर रहे हैं। आप फ्रंट एरिया से देखते हो, एक बार बैक एरिया जाके चेक करो, आपको पता चलेगा कितने पानी में है ये। रखे जाएंगे कि अगर आपने इतनी जॉब्स रिजेक्ट कर दी तो आपको तो ऐप से हटा दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये किस तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी होगी? ये तो एक तरीके की स्लेवरी हो गई कि आपको इतना काम करना ही पड़ेगा। अगर आप काम नहीं करोगे तो आपको ऐप से हटा दिया जाएगा और आपकी नौकरी गई। इसी आर्टिकल के अनुसार इस अर्बन कंपनी के वर्कर्स क्लेम करते हैं कि कम से कम वर्कर्स की 4.7 की रेटिंग होनी चाहिए और रिस्पॉन्स रेट 70% से ऊपर का होना चाहिए, और साथ ही साथ 5 जॉब से ज्यादा कैंसिल नहीं होनी चाहिए 1 महीने में। जहां एम्प्लॉयर की डेफिनेशन से बच के सारी कंपनीज फायदे उठा रही हैं, वहीं हर कंपनी अपने अलग अलग स्टाइल से इन वर्कर्स को एक्सप्लॉइट भी कर रही है। इसी फ्रंट, सॉरी टू ब्रेक इट, बट ये जो लोग बैठ के जज और डिसेबल कर रहे हैं ना, वो लोग बैठे हुए हैं ब्लू स्टार का पड़ा, पता नहीं कौन सा है पड़ा, वो वाला एसी की ठंडी हवा में सोफे पे बैठ के ये लोग ग्राउंड लेवल की धूल मिट्टी वाली बातों को जज कर रहे हैं। और ये एक बार भी पूछना तक ठीक नहीं समझ रहे कि क्यों कैंसिल हुई है। इनके हिसाब से कैंसिल हुई तो तुम हटो बेटा। ये ना वो वाला राजा महाराजा वाला हिसाब है बड़ा टोटली। फ्रंटलाइन के आर्टिकल में ये भी एग्जांपल लिखा है कि कैसे एक समय पर अर्बन कंपनी ने कस्टमर्स को डिस्काउंट्स देने के लिए वर्कर्स की पेमेंट के पैसों का इस्तेमाल किया था। पिछले साल 100 से ज्यादा डार्क स्टोर्स जिन्हें रन किया जा रहा था जोमेटो ओन्ड ब्लिंकिट के द्वारा दिल्ली एनसीआर में, उन्हें शट डाउन कर दिया गया क्योंकि डिलीवरी एग्जीक्यूटिव स्ट्राइक पर थे। क्या रीजन था इसके पीछे? क्योंकि इन डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स ने जब कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे ब्लिंकिट के साथ, तब इनकी फीस रखी गई थी 50 रुपीज पर ऑर्डर, लेकिन बाद में इसे कम करके कर दिया गया 25 रुपीज पर ऑर्डर, और अब इसे और भी कम करके कर दिया गया था 15 रुपए पर ऑर्डर। और हिसाब लगा लो, देख लो सामने आपके। मैं तो क्या बोलूँ, मैं तो ग्राउंड लेवल पे इतनी नॉलेज नहीं रखता जितनी ध्रुव रखता है, ध्रुव की टीम रखती है। तुम देख लो सामने तुम्हारे। लोग प्रमोशन की तरफ जाते हैं, इन्होंने इतना तगड़ा डिमोशन, पहले 50% डिमोशन कर दिया, उसके बाद और डिमोशन कर दिया, और ओवरऑल 50 को 15 पे ले जाना। इन सुअर के पिल्लों से ये बोलो ब्लिंकिट पे तुम वाउचर कितना दे रहे हो, वाउचर दे रहे हो तो तुम ऐसे अगर निकाल रहे हो तो लाना तो तुम्हारे वाउचर पे, जेब में रखो अपना वाउचर। और
टू बी फेयर इसके बारे में कोई काम नहीं होगा। और टू बी रियल टू यू, मैंने आज तक ब्लिंकिट से कुछ भी नहीं मंगवाया, मेरे को ब्लिंकिट से कोई लेना देना ही नहीं है। मैं सीधा अमेजोन पे ही जंप करता हूँ मोस्टली। और जहाँ तक मेरे को पता है अमेजोन में एक सैलरी मिलती है इनको, बेसिक सैलरी, क्योंकि ये बल्क में एक साथ ऑर्डर लेके जाते हैं तो इनको उतनी तनख्वाह मिलती है। और अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट नो वाई इनको ग्राउंड लेवल की चीज़ें नज़र नहीं आती, इनको सिर्फ अपनी जेबें नज़र आती है। लाइक 50 से 15 करना तो लानत की बात है ना। ये वो गूगल पे वाला सिस्टम है। गूगल पे में याद है जब आप स्टार्टिंग में किसी को भी पैसा डालते थे तो आपको कितने वाउचर मिल जाते थे, ये ले 5 रुपये, ये ले 10 रुपये, ये ले 100 रुपये, ये ले 200 रुपये। इवन मेरे एक नॉन के बंदे को 900 रुपये तक भी मिले हुए हैं। उसने कुछ ट्रांजेक्शन करी थी, 900 कुछ पता नहीं 920 925 मिले थे। और आज के टाइम पे ट्राई अगेन बेटर लक नेक्स्ट टाइम, 1 रुपया नहीं मिलता है, 1 रुपया भी। ये 5 से 50 रुपये लिखते हैं, वो भी कहते हैं आप किसी और को ट्रांजैक्शन करो, रिचार्ज करो, उसके बाद देखेंगे। इतना बुरा हाल है। लाइक अपना काम बनता, उसके बाद भाड़ में जाए जनता वाला ही सीन है अपना इंडिया में। थोड़ा सा एक डिस्टेंस बेस्ड फी का कंपोनेंट ऐड कर दिया था। एक बहुत बड़ा इशू यहाँ पर यह है कि इन गिग वर्कर्स के लिए कंप्लेन करने का कोई जरिया नहीं है कंपनी को। पिछले साल हमें एक ऐसा केस देखने को मिला जहां पर ब्लिंकिट के एम्प्लॉयज को मारा पीटा गया दिल्ली में, क्योंकि उनके पास बहुत चीजें होती है ब्रो ऐसी। I want to tell you something. क्या ये लूज चेंज नहीं थी, छुट्टा नहीं था। जनवरी 2023 का ये केस देखिए जहां पर 23 साल के मोहम्मद रिजवान को कस्टमर के कुत्ते के द्वारा अटैक किया गया जब वो एक स्विगी ऑर्डर डिलीवर कर रहे थे। कुत्ते से अपने आप को बचाने के लिए रिजवान तीसरे माले से नीचे गिर गए, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। कस्टमर ने 5 लाख रुपए की कॉम्पनसेशन दी इसके लिए आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करके, लेकिन स्विगी की तरफ से एक भी पैसा नहीं दिया गया। कंपनी ने कहा कि रिजवान अपने भाई का अकाउंट यूज कर रहा था डिलीवरीज करने के लिए, इसलिए इस एक्सीडेंट की उनकी कोई लायबिलिटी नहीं थी। यार अगर वो भाई के अकाउंट से यूज नहीं करेगा तो तुम उसको बैन दे दोगे। तुम्हारे तो इतना सब्र नहीं होता कि क्यों नहीं कर रहा वो डिलीवरी, कहाँ गायब है पड़ा रिजवान का भाई जो भी है पड़ा। तो हटेगा तो तुम उसको बैन दे दोगे, करेगा तो तुम उसको पैसे नहीं दोगे। दोनों तरफ से तुमको चांदी का चम्मच चाहिए। चलो ये तो एक बहुत रेयर केस हो गया, लेकिन ऐसे बहुत इंसिडेंट्स हमें देखने को मिलते हैं जहां पर लोग इन गिग वर्कर्स पर चिल्लाते हैं अगर ये लेट डिलीवरी करे तो। अब वर्कर्स को अगर कोई इशू होता है तो उनके पास इकलौता जरिया होता है कि वो चैट बॉट्स का इस्तेमाल करें हेल्प के लिए। Platform based gig workers have problems in their execution of work, and in fact even when customers have issues with execution of an order, your only recourse is chatting with a bot on the platform. You're prompted with questions, you have to choose between a set of answers that the bot is providing. If you are lucky to be able to cross a stage of conversation with the bot, there will be a call that will be made to you. You don't have a toll-free number to which you can reach out and make a call. You have to wait for the call to come to you. And that's what they call a partner. रेयरली ही किसी ऐप में ऐसा होता है कि वो कॉल कर सके किसी इंसान को मदद मांगने के लिए। फॉर्च्यून इंडिया के अनुसार ज्यादातर कंपनीज ने ह्यूमन मैनेजर्स को हटा दिया है और वो सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं कंप्लेंट्स एड्रेस करने के लिए। ऐसे मतलब वहां से भी जॉब्स खा के पैसा कमाना इनको। कस्टमर इन ऐप्स को बहुत अच्छा बनाया गया है। अगर आप कुछ ऑर्डर करने के लिए इन ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपके पास बहुत अच्छे जरिए होंगे कंप्लेन करने के, और आपको अक्सर पैसे वापस भी मिल जाते हैं खराब ऑर्डर के। लेकिन इन गिग वर्कर्स के लिए सिस्टम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यही कारण है कि हमें इतनी सारी स्ट्राइक्स भी देखने को मिलती है। फरवरी 2023 में ओला, उबर, रैपिडो के वर्कर्स ने गुवाहाटी में एक स्ट्राइक करी क्योंकि इनकी कमाई नीचे गिरती जा रही थी और कंपनीज का कमीशन रेट ऊपर जाते जा रहा था। उसी महीने 2500 ओला, उबर कैब ड्राइवर्स ने भी प्रोटेस्ट किया था हैदराबाद में कंपनीज के हाई कमीशन रेट्स को लेकर। 2 महीने बाद अप्रैल 2023 में ब्लिंकिट रेट कट्स की घटना हुई, पर स्ट्राइक्स के बावजूद रेट्स उतने के उतने ही रहे। अब बहुत से लोगों को इन कंपनीज का रेटिंग सिस्टम भी नहीं समझ में आता। लोगों को लगता है कि अगर किसी उबर, ओला के ड्राइवर ने एक अच्छी सेटिस्फैक्टरी सर्विस दी है आपको तो उसे 3 या 4 स्टार दे देने चाहिए। 5 स्टार तो तभी मिलेंगे उसे जब उसने कुछ बहुत ही एक्सीलेंट लाजवाब सर्विस दी हो। दूसरी तरफ कुछ लोग छोटे छोटे इश्यूज पर स्टार्स कम कर देते हैं, जैसे कि किसी ड्राइवर को जगह ढूंढने में प्रॉब्लम हो गई, या ज्यादा देर कर दी आने में, या खुला छुट्टा नहीं था उसके पास। अगर आप भी यही करते हो तो जरा इन गिग वर्कर्स के पर्सपेक्टिव से सोचकर देखा करो। इन लोगों के लिए 4.5 स्टार से नीचे जाने का मतलब अक्सर होता है कि अपनी नौकरी खो देना, इनका घर चलना बंद हो जाएगा। इसलिए अगली बार जब भी आप रेटिंग दो, 5 स्टार्स आपके लिए डिफॉल्ट होना चाहिए। वो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो तो उन्हें जाने दो, अनलेस इन वर्कर्स की सही में कोई बहुत बड़ी गलती ना हो तो। इसके अलावा इन्हें धन्यवाद जरूर किया करो इनकी मेहनत और इनके काम के लिए, क्योंकि जिन कंडीशंस में ये काम कर रहे हैं वो सही मायनों में तारीफ के लायक है। और यहाँ इन प्रॉब्लम्स को अगर हमें सुधारना है तो इसका सोल्यूशन ठोस कानून में रखा है।
बाकी और देशों की तरह इंडिया में भी जो ट्रेडिशनल लेबर लॉज हैं वो गिग वर्कर्स को कवर नहीं करते, और जैसा मैंने बताया कंपनीज बड़ी आसानी से लूप होल ढूंढ लेती हैं, खुद को एम्प्लॉयर नहीं बुलाएंगी और ना गिग वर्कर्स को एम्प्लॉयज बुलाएंगी। इस साल 2020 में ही था कि इंडियन गवर्नमेंट ने एक सोशल सिक्योरिटी कोड पास किया जिसमें एक गिग वर्कर की डेफिनेशन लिखी गई। A person who performs work or participates in work arrangement and earns from such activities outside of traditional employer-employee relationship। बड़ी लूज सी डेफिनेशन है। इस एक्ट के अनुसार एक गिग वर्कर को कई सारे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे कि लाइफ और डिसेबिलिटी कवर, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, हेल्थ और मैटरनिटी बेनिफिट्स और ओल्ड एज प्रोटेक्शन। सुनने में बड़ा अच्छा है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये लॉ सिर्फ पेपर पर ही है, अभी तक ऑपरेशनलाइज नहीं As I said before about hotel management industry, किया गया है इस कानून को। दूसरा, इस पेपर कानून पे में रहता गिग है। वर्कर्स की अलग डेफिनेशन है प्लेटफॉर्म वर्कर्स से और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स से। प्लेटफॉर्म वर्कर्स वो हैं जो ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के बाहर हैं, लेकिन दे एक्सेस ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स थ्रू एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड प्रोवाइड सर्विसेज फॉर पेमेंट। एक उबर ओला का ड्राइवर टेक्निकली गिग वर्कर भी कहा जा सकता है, प्लेटफॉर्म वर्कर भी कहा जा सकता है। क्योंकि इतना ओवरलैप है इन डेफिनेशंस में, तो ये बात अभी भी अनक्लियर है कि ये स्कीम्स एग्जैक्टली कैसे अप्लाई होंगी इन वर्कर्स पर। तो एक तरफ जहां इंतजार किया जा रहा है कि सेंटर गवर्नमेंट अपना सोशल सिक्योरिटी कोड इंप्लीमेंट करे, वहीं दूसरी तरफ कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने खुद ही से ही इनिशिएटिव लेना शुरू कर दिया गिग वर्कर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। इस सबसे पहले किया था राजस्थान की सरकार ने 2023 में उनकी स्टेट इलेक्शन से पहले, राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर एक्ट। इस बिल में 5 मेन चीजें थी। पहला, गिग वर्कर्स की रजिस्ट्रेशन करी जाए स्टेट गवर्नमेंट के साथ। दूसरा, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का उन्हें एक्सेस मिले। तीसरा, उन्हें एक ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म दिया जाए। चौथा, वेलफेयर बोर्ड्स की एस्टैब्लिशमेंट की जाए, उनके लिए फंड्स रखे जाएं, जिसमें कि स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से 200 करोड़ रुपए के फंड दिए। और पांचवा, पेनल्टीज हो नॉन कंप्लायंस के लिए कंपनीज पर। ये सब करने के लिए जो एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत पड़ेगी उसके लिए एक सेस लगाया जाएगा 1 से 2% का टोटल बिल पर, जो भी एक प्लेटफॉर्म बेस्ड ट्रांजैक्शन होती है उस पर। और क्योंकि सब कुछ डिजिटली किया जाता है तो ये चीज सबको पता होगी कि एग्जैक्टली एक वर्कर के कितने काम करने से कितना और पैसा आया है उस फंड में। जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स वर्कर्स को दिए जा रहे हैं उसमें एक्सीडेंट, हेल्थ इंश्योरेंस, मैटरनिटी, ग्रेचुइटी, पेंशन, ईपीएफ, ईसीआईसी और स्कॉलरशिप्स भी इंक्लूडेड हैं। तो सुनने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन एग्जैक्टली कितना इंप्लीमेंट किया जा रहा है इस कानून को राजस्थान 1% भी में, नहीं। इसके बारे में ज्यादा जानकारी ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। तो ये राजस्थान क्या ब्रो, हम कहीं पे भी नहीं किया जा रहा। वही लोग बता सकते हैं जो राजस्थान में काम कर रहे हैं गिग वर्कर्स के तौर पर। अगर आप ऐसे लोगों में से हो तो पूछने की जरूरत ही नहीं है ब्रो, वी ऑलरेडी नो हाउ दे ट्रीट, वी नो, आई पर्सनली नो। नीचे कमेंट्स में लिखकर बता सकते हो। राजस्थान के बाद क्योंकि कर्नाटका में भी कांग्रेस की ही सरकार है, तो वहां भी एक सिमिलर कानून प्रपोज किया गया है कुछ हफ्ते पहले, द कर्नाटका प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर बिल 2024। और इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है दोस्तों, इन कंपनीज ने ऑलरेडी इस बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज ने कहा कि इस बिल के आने से इन एग्रीगेटर्स के बिजनेस को हार्म पहुंचेगी। इस बिल में एलिजिडली मिनिमम नोटिस पीरियड दिया जा रहा है टर्मिनेशन के लिए, एल्गोरिथमिक डिस्क्लोजर्स की बात करी जा रही है, अलग अलग मैकेनिज्म्स को मॉनिटर और ट्रैक करने की बात करी जा रही है। और कुछ कंपनीज का कहना है कि उससे एक बुरा असर पड़ेगा इनके प्लेटफॉर्म्स पर और ये उस स्टेट में अपने ऑपरेशंस ढंग से नहीं कर पाएंगे। मतलब सोचकर देखो, इन कंपनीज को इससे भी प्रॉब्लम है कि एक मिनिमम नोटिस पीरियड दे दिया जाए गिग वर्कर्स को। ये जो प्रॉब्लम्स मैंने आपको इस वीडियो में बताई दोस्तों, यही सारी प्रॉब्लम्स दूसरे देश भी फेस कर रहे हैं। और जिन सॉल्यूशंस की मैंने बात करी, यही सारे सॉल्यूशंस दूसरे देशों में ऑलरेडी इंप्लीमेंट भी किए जा चुके हैं। थाईलैंड और व्हाट आई फील इज इनको आप चाहे वो दो ना दो, एटलीस्ट उनको वो एक्सीडेंटल जो भी है पड़ा वो मिलना चाहिए। चलो एक्सीडेंटल मनी नहीं देते तो एटलीस्ट इनका इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। बात फिर घूम फिर के वही आ जाते हैं, इंश्योरेंस होएगा तो फिर इनको एम्प्लॉयमेंट देनी पड़ेगी। बट एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो गिग वर्कर्स के लिए भी एक लेटर ऑफ ऑफर प्रोवाइड करवाए, जिसके थ्रू एटलीस्ट उनको एक बेसिक इंश्योरेंस प्रोवाइड करवा दिया जाए, और कुछ नहीं तो लाइक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, मेडिकल क्लेम्स, वो सब एटलीस्ट प्रोवाइड करवा दिया जाए। उससे भी उनकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी कि एटलीस्ट वो ग्राउंड लेवल पर अगर जो रिस्क लेके चल रहे हैं उस रिस्क के इलाज की भरपाई तो एटलीस्ट कोई कर रहा है, वो ही हो जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। मलेशिया बाकी तो लेट्स सी। में काम करने वाले गिग वर्कर्स को हेल्थ और एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलता है, जिसकी फाइनेंसिंग करी जाती है सिमिलर 2% का सेस लगाकर हर राइड पर।
अमेरिका में नेशनल लेबर रिलेशंस बोर्ड ने इनकरेज किया है उबर, लिफ्ट ड्राइवर्स और बाकी और गिग वर्कर्स को कि वो ऑर्गेनाइज हों और लेबर यूनियंस को ज्वाइन करें। यूके और नेदरलैंड्स के देशों ने इस बात को रिकॉग्नाइज किया है कि गिग वर्कर्स को मिसक्लासिफाई किया गया है। वो कदम उठा रहे हैं कि कैसे उन्हें एम्प्लॉयज की तरह वापस से रिक्लासिफाई किया जाए। और दिसंबर 2023 में यूरोपियन यूनियन ने भी एक प्लेटफॉर्म वर्कर्स डायरेक्टिव पास किया। इसके अनुसार सभी यूरोपियन देशों में गिग वर्कर्स को राइट्स और प्रोटेक्शंस दी जाएंगी। जिन्हें भी मिसक्लासिफाई किया गया है कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड है या फ्रीलांस है, उन्हें रेगुलर एम्प्लॉयज की तरह एज्यूम किया जाएगा। इसके वही जो मैंने कहा, बेसिक सैलरी उसमें भले ना हो, लेकिन उनके लिए एक लेटर ऑफ ऑफर होना चाहिए। उस लेटर ऑफ ऑफर के अंतर्गत ही उनको एक प्रॉपर तरीके से ट्रीट करा जाएगा। उनका पीएफ सेट हो ना हो, उनका इंश्योरेंस सेट हो जाएगा, उनकी पेंशन सेट हो जाएगी, वो सब हो जाएगा। एटलीस्ट वो चीज़ें मैनेज होनी बहुत ज़रूरी है। के लिए उन्होंने 5 क्राइटेरियाज बनाए। 5 अलग अलग क्राइटेरियाज हैं। इनमें से अगर 2 क्राइटेरिया भी सेटिस्फाई हो जाते हैं तो एक गिग वर्कर को एम्प्लॉय कंसिडर किया जाएगा। और ये बर्डन ऑफ प्रूफ कंपनीज के ऊपर रखा गया है कि जो भी गिग वर्कर्स एक कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो साबित करे कि ये 5 क्राइटेरिया वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं। अब वीडियो काफी लंबा हो गया है तो इतनी लीगल और टेक्निकल डिटेल्स में मैं जाऊंगा नहीं। ये काम इन लॉयर्स पर छोड़ देते हैं और एक्सपर्ट्स पर जो काम कर रहे हैं गिग वर्कर्स के राइट्स के लिए फाइट करने के लिए। यहाँ कुणाल कामरा ने एक बहुत बढ़िया डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है इसी प्रॉब्लम को और विस्तार से समझाते हुए। इस डॉक्यूमेंट्री का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कई सारी क्लिप्स जो इस वीडियो में इस्तेमाल की गई वो इसी डॉक्यूमेंट्री से ली गई थी। और आखिर में हम और आप क्या कर सकते हैं? जिस तरीके से आप ऑर्डर लेने के लिए अपने घर का दरवाजा खोलते हैं, उसी तरीके से अपने दिल का भी दरवाजा खोल लीजिए। प्लेस ऑर्डर और योर ऑर्डर हैज अराइव्ड तक का जो सफर है बीच का, उसे विजुअलाइज करके देखिए। बाय डिफॉल्ट अगर काम सेटिस्फैक्टरी रहा है तो हमेशा इन्हें 5 स्टार्स की रेटिंग दीजिए। और अगर आपके ऑर्डर में कुछ प्रॉब्लम हुई है तो याद रखिए कि आपके एंड से कंप्लेन करना कहीं ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू डिलीवरी वाले को बताने से। दैटवेयर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे, अगर इन केस आप उतने ज़्यादा रिच नहीं हैं, आप बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आपका 10 रुपये का दिया हुआ टिप भी ना उस बंदे के दिन बना सकता है। उसको बहुत अच्छा लगेगा। 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 40, 50, 60 जितने देशों को आप टिप में दे दो। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, जोमेटो है, स्विगी है, उनके ऐप में ऑप्शन आता है राइडर की टिप का, उधर मत दो। कुछ भी होए ग्राउंड लेवल पे फेस टू फेस मिल के टिप दो। उस ऐप पे भरोसा मत करो, उस ऐप पे तो बिल्कुल भी मत देना। स्पेशल मेंशन दे रहा हूँ मैं ये, क्योंकि आई डोंट नो, वी डोंट नो, क्या पता वो ऑनेस्टी रखते हो और टिप उसको देते हो बाद में। आई एम नॉट सेइंग कि वो नहीं देते होंगे, वो अपनी जेब में डाल देते होंगे, आई एम नॉट सेइंग, बट स्टिल रिस्क क्यों लेना? क्यों वैसा रिस्क लेना जब आपके पास ऑप्शन है? वो बंदा आपके साथ मिलने आ रहा है, आपसे पेमेंट लेने और खाना देने आ रहा है। ट्राई टू गिव हिम सम टिप फेस टू फेस। लाइक वो मोर देन इनफ है पड़ा। लाइक वही जैसा मैंने तुमको एग्जांपल दिया, 200 रुपये का नोट रखो, 180 का ऑर्डर मंगाओ, बाकी का उसको दे दो भाई, बाकी का तू रख ले अपने लिए, तेरे लिए पड़ा ये सिंपल। इतना एफर्ट काफ़ी होता है। सपोज करो आप 10 ऑर्डर वो दिन के दे रहा है और 10 के 10 ऑर्डर में उसको 20 रुपये भी मिल जाते हैं, उसके 200 रुपये एक्स्ट्रा अर्निंग दिन की हो जाती है। वो भी उसके लिए बहुत है। 6000 रुपये साल की बैठ जाएगी, मोर देन इनफ है ब्रो। वो बहुत खुश हो जाएगा उसी में, उसमें एटलीस्ट वो अपना पेट्रोल का खर्चा निकाल सकता है जाएगा। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसी वीडियो के कॉन्ट्रास्ट में है ये वाला वीडियो जहां ओके चलो वीडियो एंड हो चुके हैं। सो दैट वाज माय रिएक्शन ऑन रियलिटी ऑफ इंडियाज डिलीवरी वर्कर्स एंड कैब ड्राइवर्स बाय ध्रुव राठी। अभी चलते हैं, गुड नाइट, बाय बाय, शब्बा खैर, सयूनारा।